नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद विचारों में से एक की परतें खोलने जा रहे हैं। सोचिए, ये शब्द भारत की स्पेस एजेंसी के प्रमुख के हैं। उनका ये चौंकाने वाला दावा एक पुरानी बहस को फिर से सामने ले आया है कि क्या हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वाकई आधुनिक विज्ञान के राज छुपे हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम पुरानी कविताओं में आज की साइंस को जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं या फिर हम वाकई ज्ञान के किसी खोए हुए खजाने को फिर से खोज रहे हैं। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं और स्थापित इतिहास को असाधारण दावों से अलग करके देखते हैं। तो चलिए उस बात से शुरू करते हैं जिस पर पूरी दुनिया सहमत है, प्राचीन भारत का मैथ्स में दिया गया शानदार योगदान। देखिए, ये सफर वैदिक काल में ही शुरू हो गया था, जब यज्ञ की वेदियों के लिए बड़ी जटिल ज्यामिति का इस्तेमाल होता था। फिर आया शास्त्रीय काल, जिसमें आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने तो जैसे दुनिया ही बदल दी। मतलब सदियों तक भारत गणित के क्षेत्र में एक पावर हाउस था, जिसने जीरो के कॉन्सेप्ट से लेकर मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री तक ऐसी कई चीजों की नींव रखी जिन पर आज हम सब निर्भर हैं। ये सिर्फ कुछ विचार नहीं थे, ये अपने आप में एक क्रांति थे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो सबसे पहले भारतीय गणित में दर्ज हुए, वो धीरे धीरे मध्य पूर्व, चीन और फिर यूरोप तक पहुंचे और इन्होंने व्यापार से लेकर खगोल विज्ञान तक हर चीज को बदल कर रख दिया और हमारी आज की दुनिया को एक नया आकार दिया। लेकिन जो मौजूदा बहस है ना, वो सिर्फ इन माने हुए गणितीय तथ्यों तक ही सीमित नहीं है। अब बात इससे कहीं आगे फिजिक्स और इंजीनियरिंग के मैदान तक पहुंच गई है। अब जो लोग इन दावों का समर्थन करते हैं वो अगस्त्य संहिता जैसे ग्रंथों का हवाला देते हैं। उनका तर्क है कि इसमें बैटरी बनाने का एक प्राचीन फॉर्मूला दिया गया है। सोचिए, अगर ये दावा सच हो तो ये टेक्नोलॉजी के हमारे पूरे इतिहास को ही बदल कर रख सकता है। और दावे यही नहीं रुकते, बात ग्रेविटी से लेकर एविएशन और यहाँ तक कि पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने के तरीके यानी इलेक्ट्रोलिसिस तक जाती है। ये सब बहुत ही एडवांस साइंटिफिक सिद्धांत है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ें तो ये बातचीत एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ बात होती है उन दार्शनिक समानताओं की जिन्हें 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने वैदिक सोच में देखा था। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक इरविन श्रोडिंगर। उन्हें क्वांटम दुनिया की अजीब हकीकतों की झलक वेदों की एकीकृत चेतना की अवधारणा में दिखाई दी। और सिर्फ वही नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए मशहूर वर्नर हाइजेनबर्ग ने भी महसूस किया कि वैदिक विचारों ने उन्हें क्वांटम दुनिया की उस प्रकृति को समझने में मदद की जो आम समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये निष्कर्ष निकाले कैसे जाते हैं, और यहीं से हमें इस पूरे मामले पर संदेह और इसके खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों की वजह समझ में आती है। अब जो आलोचक हैं उनका तर्क ये है कि समर्थक जो हैं वो आज के वैज्ञानिक मतलब उन श्लोकों पर थोप रहे हैं जो असल में या तो काव्यात्मक थे या प्रतीकात्मक या फिर आध्यात्मिक, जैसे सूर्य के 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंग बता देना। और यहीं पर संशयवादी एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर हवाई जहाज और बैटरी के ब्लूप्रिंट्स सच में मौजूद थे तो फिर इन टेक्नोलॉजीज को उस जमाने में बनाया और इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसका कोई भौतिक सबूत क्यों नहीं है? इतना ही नहीं, आलोचक वेदों के कुछ ऐसे हिस्सों की तरफ भी इशारा करते हैं जहां ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। ये बात तो बाद के भारतीय विद्वानों जैसे आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं के बिल्कुल उलट है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और ज्ञान को देखने के हमारे नजरिए से भी जुड़ी हुई है। इस बहस को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक इतिहासकार इसे तथ्यों के चश्मे से देखेगा तो कोई इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, और हर नजरिया आज इन प्राचीन ग्रंथों की भूमिका पर एक जरूरी दृष्टिकोण पेश करता है। आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है: आस्था, सांस्कृतिक गौरव और आधुनिक विज्ञान के सबूत आधारित तरीकों के बीच का तनाव। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सबूत होता क्या है और हजारों सालों तक ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाया और परखा जाता है। और इस सवाल का जो भी जवाब हम ढूंढते हैं ना, वो सिर्फ हमारे अतीत की समझ को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य की दिशा को भी तय करता है।